कश्मीर में 700 साल पहले जब हिंदू राजाओं का शासन था, तब इस गद्दी के लिए कई सारे राजाओं की लड़ाइयां चली। आतंकवाद ने तो इस हद तक कहर मचाया कि आज भी यहाँ की आवाम शांति की गुहार करती है। 32 साल हुए, अब इस चीज से कोई नकारेगा भी नहीं, क्योंकि ये हुआ है हमारे साथ। पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे विवाद कभी सुलझते ही नहीं है। 1962 में चाइना के साथ युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, 1982 में सियाचिन पर पाकिस्तान का कब्जा, 1999 में कारगिल युद्ध, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला और 2019 में पुलवामा अटैक, जो पूरी इंडिया कभी नहीं भूल सकता। और चाइना के साथ गलवान घाटी पर विवाद, पता नहीं इससे कितने सैनिकों और आम इंसानों की जान चली गई। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी हमारे कश्मीर की, जहां आजादी के बाद 370 खत्म होने पर पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इस 700 साल पुराने कश्मीर की कहानी में कभी शासन करने के लिए राजाओं सुल्तानों के मध्य गद्दी की लड़ाई चली, तो कभी जान बचाने के लिए धर्म की लड़ाई चली। ऐसी कई सारी किताबें और इतिहासकार हैं जिनसे कश्मीर की कहानी सुनने मिलती है। मैंने इन सारी किताबों को तो नहीं पढ़ा है, बट आए दिन न्यूज़पेपर में छपे आर्टिकल की मदद से कुछ अच्छी जानकारी जरूर तैयार किया है। और आज भी हमारे कश्मीर के लिए हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना ऑक्यूपाइड हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखंड भारत का कश्मीर आजादी के बाद अपनी रियासत के साथ भारत में शामिल होना चाहा, तो पाकिस्तान और चाइना ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसे पीओके और अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। बर्फ से ढकी चोटियां, खूबसूरत कॉटेज, पानी पर बहते शिकारे और चमचमाती झीलें, ये तमाम खासियत कश्मीर को धरती पर स्वर्ग बनाती है। और न जाने इस धरती के लिए कितनों की जानें चली गई, हमारे कितने सैनिकों की बलिदानी गई होगी और कितने बेगुनाहों का घर उजड़ गया होगा। जहाँ की आवाम हमेशा शांति की गुहार करती रही है, पर हमारे पड़ोसी देश की हरकतें न कभी कम हुई है न हो रही है। भारत सरकार ने 2019 में 370 खत्म करके कश्मीरी आवाम के लिए वो कदम उठाया है कि आज यहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल, खेत खलियान और बाजार हाट भली भांति संचालित हो रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कश्मीर में कैसे फैला आतंकवाद और आतंकवाद का कहर। 80 का दशक चल रहा था, जब पाकिस्तान की कश्मीर पर कब्जे करने की सारी मेहनत फेल होती जा रही थी। जब पाकिस्तान समझ गया था कि उसे क्या करना है, और उसने कश्मीरी लोगों को ट्रेन करना और भारत के खिलाफ भड़काना चालू कर दिया था। 12 दिसंबर 1990 ये कश्मीर का वो वक्त था जब कश्मीर के लोग सरकार शब्द से नफरत करने लगे थे। कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मुट्ठी भर कश्मीरी आतंकियों ने बहुत से कश्मीरी नौजवानों को भटका दिया था, और इस तरह से नफरत भरी गई थी कि नौजवान इंसानियत तक भूल गए थे। महिलाओं का रेप करके पुरुषों की जान तक ले लेते थे। पूरे कश्मीर में एक ही आवाज गूंज रही थी, दोस्तों इस हद तक इन्हें मजबूर कर दिया गया था। इस वीडियो को देखिए। ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। अब ये दर्द पूरी सारी सरकार को दिख रहा है, दिखेगा, अभी तक नहीं दिखाता है। 32 साल हुए, अब इस चीज से कोई नकारेगा भी नहीं, क्योंकि ये हुआ है हमारे साथ। आपने कश्मीर फाइल तो देखा होगा, उसमें किस तरह से पड़ोसी या दोस्त ही आपके करीबियों का घर उजाड़ देते हैं। कश्मीरी हिंदुओं को पाकिस्तानी आतंकियों से ज्यादा अपने आसपास के लोगों से डर था। इस मूवी को देखने के बाद जब पूरे देश ने देखा और महसूस किया कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों पर कश्मीरी आतंकवाद ने अत्याचार किया है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़े मंच से इस दर्द को बयां किया और उन्हें हौसला दिया, तब तक पता नहीं हमारे कितने कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी हिंदू और भारतीय सेना अपनी कुर्बानी दे चुकी थी। दोस्तों पिछले 3 दशकों में कश्मीर में 70,000 प्लस आतंकी घटनाएं हुई है। हमने 1990 से लेकर 2019 तक इस 70,000 प्लस आतंकी घटनाओं में लगभग 25,000 आतंकी मार गिराए हैं और अपने 5,000 से ज्यादा जवानों को खोया है। और इन 13,500 कश्मीरी लोगों को कैसे भूल सकते हैं जिन्हें बेवजह इसका शिकार होना पड़ा है। 1990 से लेकर 2001 तक हर साल औसतन 4300 आतंकी घटनाएं होती थी, और 2001 के बाद मामूली गिरावट भी आई, पर मनमोहन जी के कार्यकाल में लगभग 10,000 आतंकी घटनाएं हुई थी। यानी 10 साल के कार्यकाल में हर दिन औसतन 2 से ज्यादा आतंकी घटनाएं होती थी। बाद में मोदी जी के कार्यकाल में 6 सालों में 2300 घटनाएं हुई और 995 आतंकी भी मारे गए। यहाँ भी हर दिन एवरेज 1 आतंकी घटनाएं होती ही थी। 2023 में भी 125 टेररिज्म एक्टिविटी में 291 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जो 2022 की तुलना में 63% कम है। यानी आतंकवाद पर विराम सा लगने तो लगा था। इस साल सिर्फ 46 आतंकी घटनाएं ही घटी है।
दोस्तों आइए अब आपको कश्मीर की पूरी कहानी बताते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के 7 हिस्से हैं। यह भारत के हिस्से वाला जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। दूसरा, 1947 के बंटवारे से पहले जम्मू और कश्मीर रियासत के कब्जे वाले हिस्से को अंग्रेज ने चीन को दे दिया था। तीसरा, पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगित और बाल्टिस्तान है। चौथा, पीओके का बचा हिस्सा, पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर बताता है। पांचवा, 1963 में पाकिस्तान ने इस हिस्से को अवैध तरीके से चीन को दे दिया था। छठवा हिस्सा अक्साई चीन का है, जिस पर 1962 की जंग में चीनी सेना ने कब्जा किया था। और सातवां सियाचिन ग्लेशियर का है, जो भारत के हिस्से में है। आइए अब कश्मीर की कहानी को शुरू से बताते हैं। आज से करीब 700 साल पहले जब कश्मीर में हिंदुओं का शासन चल रहा था, तब अचानक एक तिब्बती राजकुमार रीचन युद्ध से भागते हुए कश्मीर पहुंचकर पनाह मांगता है। पनाह तो मिल जाती है, पर समय के साथ वह कश्मीर की राजगद्दी पर बैठकर मुस्लिम धर्म अपना लेता है और कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बन जाता है। बाद में कश्मीर पर अलग अलग वंश के बौद्ध और हिंदू राजाओं का शासन चलता रहा। करीब 250 साल के बाद महमूद गजनवी ने कश्मीर पर हमले की ठानी, पर वह सफल नहीं रहा। महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क मुस्लिम था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और खूब लूटपाट मचाई। मुगल काल में कभी अकबर कश्मीर के राजाओं से नाराज रहे, तो कभी औरंगजेब को कश्मीरी औरतों के कपड़ों से प्रॉब्लम होती थी। सन 1819 के समय महाराज रंजीत सिंह सिख साम्राज्य का तेजी से विस्तार करते और कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बाद में 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कश्मीर पर कब्जा कर लिया, तब राजा गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपए में अंग्रेजों से कश्मीर को खरीदा था। इस 75 लाख की डील के साथ ही मौजूदा जम्मू और कश्मीर अस्तित्व में आया था। 1914 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने भारत और चीन की सीमा तय करने के लिए एक मैकमोहन रेखा खींची थी, जिसे तिब्बत ने तो स्वीकार कर लिया था, पर चाइना ने स्वीकार नहीं किया था और अंग्रेजों ने रसिया से बचने के लिए चाइना की बात मान ली। राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के आखिरी राजा थे, उनके कार्यकाल में चीन ने सक्सान घाटी तक अपना दावा ठोक दिया था। इस तरह हमारे कश्मीर रियासत का एक बड़ा हिस्सा देश की आजादी के पहले ही चीन के साथ मिल गया था। 1947 को जब भारत को आजादी मिली, तो भारत के 2 डोमिनियन में बढ़ चुका था, भारत और पाकिस्तान। उस वक्त देश भर में 565 रियासतें थी, जो मर्जी से भारत या पाकिस्तान के साथ जुड़ सकती थी या आजाद रह सकती थी। 15 अगस्त 1947 तक ज्यादातर रियासत भारत या पाकिस्तान में शामिल हो चुकी थी। सिर्फ 3 रियासतों के विलय का मामला उलझा हुआ था, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जिन्ना को लगता था कि 65% से ज्यादा आबादी वाला कश्मीर पाकिस्तान के साथ ही विलय करेगा, और पटेल जी कश्मीर में उलझना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि पहले से ही हमारे पास काफी राज्य थे। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तय किया कि जम्मू एंड कश्मीर किसी भी देश के साथ नहीं जाएगा, बल्कि आजाद रहेगा। वो भारत में इसलिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि भारत में लोकतंत्र लाया जा रहा था, किंतु पाकिस्तान सरकार ने राजा को धमकी भरा खत लिखकर पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कहा, और बात सच भी हुई। 5000 से ज्यादा लोग ट्रकों में भरकर कश्मीर में घुस गए और खुद को स्वतंत्रता सेनानी बताने लगे, जबकि उन्हें लीड कर रहे थे पाकिस्तान सेना के लीडर, जिन्होंने खूब नरसंहार किया, खूब लूटपाट मचाई और औरतों का अपहरण कर रेप भी किया। तो ये स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो सकते हैं? राजा हरि सिंह डरकर भारत से सैन्य मदद मांगते हैं, किंतु भारत मदद नहीं करता है, क्योंकि वो शामिल ही नहीं होना चाहते थे। नरसंहार को देखते हुए राजा हरि सिंह भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। 1 साल 2 महीने चले इस जंग के दौरान 1 जनवरी 1948 को भारत का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में उठाया गया, तो ठीक 1 साल बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया। भारत के हिस्से में जितना भाग था भारत के पास रहा, पाकिस्तान के हिस्से में जितना कब्जा किया था वो पाकिस्तान के पास रहा। दोनों देशों के बीच कश्मीर में सीमा रेखा निर्धारित हुई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC कहा गया। संघर्ष विराम के बावजूद पाकिस्तान की सेना पीछे नहीं हटी। उस वक्त हमारे आर्मी चीफ थे जनरल बूचर, जिन्होंने बताया था सेना थक चुकी है और संसाधन की कमी साफ साफ दिखाई दे रही है। 2 ही ऑप्शन है, UN के कहने पर सीज फायर करवा देते हैं, या तो हम लक्ष्य से बहुत करीब है पाकिस्तान सेना के खिलाफ सैन्य सशक्त कार्रवाई कर लेते हैं। और नेहरू जी ने सीज फायर वाली बात मान ली। नेहरू जी की आलोचना में कहा जाता है कि जब हमारी सेना कश्मीर में जीत रही थी, तो UN के शर्त के मुताबिक पाकिस्तान से आर्मी चीफ के साथ सीज फायर क्यों किया गया, या करते भी तो 3 से 4 दिनों बाद करते। समझौते के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भारत का कब्जा रहा, जबकि गिलगित और बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का, जिसे वो आजाद कश्मीर और हम POK कहते हैं। और इस वाले हिस्से को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया, जिसे चीन अक्साई चीन कहता है। 1965 के दशक में पाकिस्तान की आस फिर से जागी, जिसकी 2 वजह थी, क्योंकि भारत 1962 में चीन के साथ चल रहे युद्ध से पस्त हो चुका था। दूसरी, 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भारतीय राजनीति में वैक्यूम सा बन गया था।
ऑपरेशन जिब्राल्टर। इस ऑपरेशन के बारे में आपने सुना ही होगा। पाकिस्तान ने प्लान किया था हमारे लिए, जिसमें शामिल लोगों को 2 काम दिए गए थे, कश्मीरी मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काना और दूसरा भारतीय सेना की चेक पोस्ट और कश्मीरी चोटियों पर कब्जा करना। भारतीय सेना ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के 4 ऑफिसरों को पकड़कर उनसे पूरा प्लान उगलवा लिया और आकाशवाणी पे चला दिया। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो बड़े बड़े पाकिस्तानी ऑफिसरों को पता तक नहीं था। पाकिस्तान को लगा उनका प्लान फेल होने वाला है और उसने तोपों से गोलाबारी शुरू कर दी। यहीं से शुरू हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध। इस युद्ध के समझौते के बाद भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी स्कंद पहुंचे थे और उनका निधन हो गया था। इसके बाद 1982 में पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे करने के लिए मशक्कत की, जिसमें भी वो फेल रहा। इन्हें भारतीय सेना ने मार खदाड़ा। जब दोनों देशों के पास परमाणु पावर आ चुकी थी, तब हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। इस विचारधारा वाले वाजपेयी जी ने कश्मीर का समाधान और पाकिस्तान के साथ शांति समझौता करना चाहा। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में दोनों देशों ने दिल्ली लाहौर बस यात्रा की बुनियाद रखी, पर दरअसल ये शांति चाहते ही नहीं थे। पाकिस्तानी कश्मीर में कारगिल में घुसने की प्लानिंग कर रहे थे। जब कारगिल की चौकी पर पाकिस्तानी सेना के 12 जवान ने कब्जा कर लिया, तो भारतीय सेना ने 65 दिन डटकर सामना किया और पाकिस्तान को खदेड़ दिया। मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में कश्मीर शांति को लेकर ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, तो अचानक अफगानिस्तान से लौटते वक्त पाकिस्तान जाने का मन बना लिया। शेड्यूल के मुताबिक प्लान काबुल से दिल्ली लैंड करना था, पर लैंड हुआ लाहौर के एयरपोर्ट में। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर गले मिलकर स्वागत किया। कुछ ही कदमों की दूरी पर पाकिस्तान सेना का हेलीकॉप्टर खड़ा था, जो मोदी जी के लिए खड़ा था। मोदी जी हेलीकॉप्टर पर बैठे, साथ में हमारे मास्टरमाइंड सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल थे और अभी के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी थे। साथ में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बैठे। पहली बार देश का कोई ऐसा पीएम जो पाकिस्तान के प्लेन में बैठा था। दोस्तों, कितनी ही कोशिशें कर ली, तो पाकिस्तान बाज नहीं आया। बाद में जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ और हमने 7 जवानों को खो दिया। उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ, जो भारत का एक एक नागरिक कभी नहीं भूल सकता, जिसमें हमने अपने 40 जवानों को एक साथ खोया। बाद में लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम के बाद मोदी सरकार ने 370 पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जो कश्मीर को स्पेशल राइट प्रदान करता था। दोस्तों, कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव का रिजल्ट कुछ भी रहे, लेकिन ये शांति का एक पैगाम है जो आगे और हमेशा चलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।